हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक का। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा होगा ना तो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें समझाई थी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आज उसी बेसिक में से एक टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे और पूरे के पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको उस टाइम इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आप उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जब एग्जाम में आए तो। लेकिन जब एक्सरसाइज में आ रहा है या फिर अगर लिखा हुआ आ रहा है कि उसको इस मेथड से सॉल्व करना है, तब आपको वहाँ पर वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाया था उन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आने वाली वीडियोस का भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं, लेटेस्ट नोट्स, वो मैं आपको वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आरडी शर्मा के जो नोट्स हैं क्लास 10th के, वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो देखो इक्वेशन दिया हुआ है ना, x + y = 14, x - y = 4, इन सभी को अपने को यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x का और y का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर s का और t का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो आगे की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आइए मैं आपको कॉपी में सॉल्व करना सिखाऊँ। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, ये दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन। एक चीज़ क्लियर रखना अपने माइंड पे कि जैसे मैं यहाँ पर मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन को, तो जरूरी नहीं कि आप भी सेकंड को ही यूज़ करो, आप फर्स्ट को भी यूज़ कर सकते हो। दोनों इक्वेशन में से किसी को भी यूज़ करो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। मैं सेकंड को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4 + में y। मैं यहाँ पर माइनस था ना, बस उसी को उधर भेज के मैं प्लस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से x का या y का वैल्यू निकाल लेते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर उसको दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके x का वैल्यू निकाला है ना, अब इसका नाम आप दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसका नाम क्या दे दो, इक्वेशन 3। और यहाँ पर लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ऐसे भी लिखा जाता है। और दूसरा तरीका क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि x = 4 + y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला भी मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, ताकि आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ जाए कैसे लिखना है आप लोगों को। इस तरह से लिख सकते हो इसको कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हो, या फिर x = डायरेक्ट लिख दो ऐसे, x = 4 + y इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला भी लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं और कर देता हूँ। तो तुम लोग एग्जाम में ये वाला यूज़ करना तो ये कर लेना, क्योंकि ये बुक में आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x + y था तो x के बदले में हम लोग लिख देंगे 4 + में y, और फिर प्लस में तो y है ही हमारे पास, इक्वल की साइड में 14 है, तो y और y मिला दो तो 2y हो जाएगा। इक्वल की साइड में 14 है, ये 4 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, तो 14 में से 4 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया 10 कहाँ से आया। नाउ y = हो जाएगा आपका 10, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया, तो 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स y की जो वैल्यू है वो 5 निकल करके आ गई, एग्जैक्ट वाली न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को आपका जिस भी इक्वेशन में मन कर रहा है ना पुट करने का, पुट करो, आपका एग्जैक्ट आंसर जो है ना x का वो निकल जाएगा, चाहे किसी का भी यूज़ करो। तो मुझे सबसे आसान लग रहा है इक्वेशन नंबर 3 में y का वैल्यू पुट करने में, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही x = बना हुआ है, ट्रांसफर किया हुआ है। इधर मैं पुट करूँगा तो मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखूंगा कि y = 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में जब मैं y का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x = 4 + 5 हो जाएगा, 4 + y के बदले में, तो x की जो वैल्यू है यहाँ से वो 9 निकल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका x और y का वैल्यू निकलता है। कब, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं, कि वैल्यू को उठा करके दूसरे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, पहला पार्ट हुआ है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर ये और ये इक्वेशन दिया हुआ है। पहला काम तो आप ये करो कि ये जो आसान वाली इक्वेशन है ना, इसमें से आप इक्वेशन नंबर 3 बनाओ, यानी कि s या फिर t किसी भी एक का वैल्यू निकाल लो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर मैं वैल्यू निकालता हूँ। मैं इसको लिखूँगा ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, s = लिखेंगे 3 पहले से उधर है, t उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, 3 + t, ये इक्वेशन नंबर 1 से हो गया। ये मैं इक्वेशन नंबर इसका 3 नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा पुटिंग s = 3 + t इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहाँ पर से आपने वैल्यू निकाला उसमें पुट नहीं करना है, दूसरे वाले में पुट करना है, तो फिर आंसर नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा s के बदले में मैं लिख दूंगा 3 + t, नीचे में तो 3 है ही हमारे पास, फिर प्लस में t/2 है, इक्वल को साइड में 6 है।
3 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 निकल कर क्या जाएगा। अब हम जानते हैं कि एलसीएम से नीचे डिवाइड करते हैं, तो जब नीचे में मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 3 निकल कर क्या, 6 और 3 डिवाइड करूँगा 2 आएगा। 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2 का पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, और 2 को t से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2t हो जाएगा। फिर 6 को मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। उस 3 के ऊपर वाले t से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3t हो जाएगा। इक्वल को साइड में 6 जो है पहले से उसको रहने दो। अब यहाँ से आपका 3t और ये 2t जो है मिल करके 5t बना लेंगे। ये जो हमारा 6 है उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा। इस 6 को फिलहाल मैं उतार देता हूँ, 6 + 5t रहने देता हूँ, एक ही बार में सारी जो ट्रांसफर नहीं करेंगे। इस 6 को मैं उधर भेज देता हूँ, यहाँ पर डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा तो ये 36 बन जाएगा, 6 × 6। अब आपका हो जाएगा यहाँ से 5t इक्वल को साइड में 36, और ये 6 अब भेजूंगा मैं तो -6 होगा। सो 5t की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। एंड यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा 5 को ट्रांसफर करके, तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो गया तो ये बन जाएगा आपका कितना, 6। ठीक है, तो t = निकल कर क्या गया, 6। अब t की जो वैल्यू है वो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 में पुट करूँगा। पुटिंग t = 6 इन इक्वेशन नंबर 3, या सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट 3 = 6 इन इक्वेशन नंबर 3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका s = 3 + 6, यानी कि जो x की वैल्यू यहाँ भी 9 निकल करके आ जाएगी। जैसे पिछले बार आया था ना, x का वैल्यू 9, यहाँ पर s का वैल्यू जो है वो 9 आ गया। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन हो गया, पहले और सेकंड पार्ट। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट का क्वेश्चन। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं 1 का यूज़ करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1। तो यहाँ पर मैं जब 1 का यूज़ करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो या तो y की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं y का निकालूंगा क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। x से निकालूंगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, ये 3 जो डिवाइड में चला जाएगा, कोई मतलब होगा नहीं, काम को आसान करना चाहिए हमें। तो मैं काम करता हूँ, देखो क्या करूँगा ना, ये जो 3x - y = 3 है, मैं इस 3 को इधर ले आऊँगा और y को उधर ले जाऊँगा। देखो ये 3 इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस से 3 हो जाएगा, और y उधर जाकर के प्लस का y हो जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है, मेरा ये मेथड है, मुझे बहुत मजा आता है। कई बार टीचर लोग क्या करते हैं, ये 3x उधर ले जाएंगे तो 3 माइनस में 3x होगा, फिर ये -y रहेगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर वाले से माइनस को कॉमन लेंगे, फिर माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड है, वैसे नहीं करना आपको, एग्जाम में ऐसे करना है। डायरेक्ट माइनस वाले को ट्रांसफर कर दो, प्लस में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब y = 3x - 3 लिखो, इस तरीके से भी लिख सकते हो इसी को, दोनों तो एक ही बतिया है ना भैया। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब लेफ्ट में से राइट में से पूरा लेफ्ट में लिखते हैं और लेफ्ट वाले को पूरा राइट में लिखते हैं तो फिर साइन में चेंज नहीं करना पड़ता है। हम क्योंकि जान रहे हैं ये जो है इसके इक्वल में है, तो बस y = हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ मेरा, कि पहले तो टाइम बचा, दूसरा चीज़ अपन डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन में जो 3 है इसमें जो y की वैल्यू निकालनी है अपन उसको इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा डायरेक्ट, अब शॉर्टकट में जो मेरा तरीका है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3, ऐसे शॉर्टकट में कि मैं 3 से भैया 1 में पुट कर रहा हूँ वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 9, फिर x है तो 9x लिखो, फिर माइनस में 3 है, और फिर y है तो y के बदले में जो हमने वैल्यू उतारा है 3x - 3 ये वाला, इसको लिखेंगे, और इक्वल को साइड में 9 आ गया। ठीक है, समझ में है ना, ये y के बदले हमने ये y वाला वैल्यू यहाँ पे उतार दिया, बाकी सेम टू सेम उतारा है। तो ये बन गया आपका 9x, माइनस में 3 3 9x, ये भी हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 3 3 9, तो प्लस का 9 हो गया, और इक्वल को साइड में तो हमारा 9 है ही पहले से। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 9x प्लस में है और ये 9x माइनस में है, तो इन दोनों को आपस में आप कैंसिल कर दो। तो ये हो गया आपका 9 = 9। अब ये जो 9 = 9 आया है, इसका एक मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर डायरेक्ट यहाँ पर इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया था ना, इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको अलग से कोई सॉल्यूशन अब नहीं लिखना है कि x का ये वैल्यू होगा, y का ये वैल्यू होगा। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इस तरीके से आ जा रहा है, इक्वल के फॉर्म में आ जा रहा है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पर बता सकते हो कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि गिवन इस तरीके से इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बस इतना ही करके इसको छोड़ देना, अब आपको इसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा 9 = 9 डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। इट मीन्स हमारी डायरेक्ट पूरा x जो है कट हो गया, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, आप जितना फाइंड करना चाहो उतने निकल सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए इसके फोर्थ पार्ट को बनाते हैं। तो देखो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये डेसिमल है, और बच्चे लोग कई बार डेसिमल देख कर ही डर जाते हैं, जबकि मैंने कई बार समझाया कि डेसिमल भी उतनी ही आसान है जितना हमारा नॉर्मल नंबर। सबसे पहला काम देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 तरीके सॉल्व कर सकता हूँ। पहले तो मैं इसको डेसिमल में ही सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे बार बार डेसिमल लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने डिजिट पर डेसिमल लगेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि वो से कन्फ्यूजन ना हो और ये क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे आसान काम है भाई, तुम डेसिमल को ही गायब कर सकते हो। कैसे गायब कर सकते हो, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, नीचे में भी वही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप अलग अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो सकता है आपको अगर जरूरत पड़े कहीं एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाले को 10 से कर दो, नीचे वाले को 100 से कर दो, लेकिन यहाँ पर दोनों 10 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैं इसको देखो ऐसे लिखूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 and 2 by 10। अब देखो उससे होगा क्या,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब है कि लेफ्ट वाले पूरे का 10 से होगा और राइट वाले पूरे का 10 से होगा, ये नहीं कि बस लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया राइट में नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो 0.2 जो है वो 2 पॉइंट हो जाएगा हमारा, है ना, ऐसे ना होगा 2.x हो जाएगा, जिसको अपन 2x लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि मान लो ये 0.2x है, जब मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा डेसिमल आगे निकल जाएगा, यानी कि 2 के बाहर हो जाएगा, तो 0.2x हो जाएगा, है ना, 0.2x। या फिर इसी को आप लोग 2x भी शॉर्टकट में डायरेक्ट में लिख सकते हो, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर जब मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपका 10x बन गया, ओके, प्लस में ये हमारा 3y बन जाएगा। अरे 10x कहाँ मेरा ध्यान चल गया, अरे मेरे बबुआ, एक सेकंड, सॉरी ना, एक सेकंड मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ये 2x बन जाएगा और उसके बाद फिर ये हमारा 3y बन जाएगा ये वाला, और राइट साइड में जो हमारा 13 है यानी कि 1.3 वो 13 बन जाएगा, ओके। ये मेरा इक्वेशन नंबर, अब इसका 3 नाम देता हूँ मैं, 1 और 2 का यूज नहीं करने वाला हूँ मैं, 3 का और इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करूँगा, इसको मैं 4 बनाऊंगा इक्वेशन। तो ये मेरा 4x बन जाएगा, प्लस में 5y बन जाएगा और इक्वल क्वेश्चन में 23 बन जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। 2 इक्वेशन बन गए। अब यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्व किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मान लो मैं इक्वेशन 1 का यूज़ करता हूँ, ये मेरे पास कितना है 2x है, प्लस में 3y है, इक्वल क्वेश्चन में 13 है, मैं डायरेक्ट y का वैल्यू निकालता हूँ, सपोज ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से y इक्वल टू 13, ये 2x उधर जाकर के माइनस का 2x हो जाएगा, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था y के साथ वही नीचे में आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा पुटिंग y इक्वल टू, या फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ y, शॉर्टकट में इतना लंबा लिखने से अच्छा है भाई, अपना टाइम बचाता हूँ, वैल्यू ऑफ y भाई भी नहीं, इन इक्वेशन नंबर, हमने इसका कहाँ से ये y निकाला था 3 से निकाला था, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 4x प्लस में 5y है, तो y के बदले में आपको वही 13 माइनस में 2x हो जाएगा, डिवाइड बाय में हमारा जो 3 है वो रहेगा, और इक्वल टू साइड में जो 23 है वो रहेगा। तो ये बन गया आपके यहाँ से 4x प्लस में 15 5 का टेबल 13 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। नीचे में हमारे पास जो 3 है, देखो ये 3 बस इसके लिए था, लेकिन अब मेरे पास इसके नीचे 1 भी लिखा हुआ है, छुपा हुआ है 1, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो मैं एलसीएम लेकर के डायरेक्ट यहाँ पर 3 को नीचे लिख देता हूँ, और हम जानते हैं कि एलसीएम लेने के बाद क्या होने वाला है, नीचे में जो 1 है उससे ये 3 डिवाइड होगा, और हमारा 3 आंसर आएगा, उसका ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट में 3 × 4 डायरेक्ट इसी स्टेप में लिख देता हूँ, अलग से दूसरे स्टेप में लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। बाकी यहाँ तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि 3 नीचे में था ही, 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो जो है वही रहेगा। इक्वल टू साइड में 23 कर दो, तो ये आपका बन गया यहाँ से 12x प्लस में 65 माइनस में 10x, ये 3 उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 69 बना लेगा। 12 में से 10 माइनस होगा तो हमारा 2x आ जाएगा, ये 65 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 69 में 65 माइनस हुआ तो हमारा 64 बोल रहे हैं यार, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। तो x की कितनी वैल्यू निकल करके आ गई, x की वैल्यू निकल करके आ गई 2। अब आप लोग इसी वैल्यू को पुट कर दो कहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में, 5 वाले में, यहीं पे बगल में कर देता हूँ, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5, ओके। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, देखो y इक्वल टू होगा 13 माइनस में 2x है, अच्छा 2x चलो लिख दिया तो लिख नहीं देता हूँ, नीचे में हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस में 2 × 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया आपका 13 माइनस में 4 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया आपका कितना, 13 में से हमारा 4 माइनस होगा तो 9 आएगा, तो 9/3 को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो हमारी 3 है और x की जो वैल्यू है वो 2 है। तो देखा आपने डेसिमल वाला था कितना लग रहा था भयंकर है, लेकिन हमने बस एक स्टेप थोड़ा सा मेहनत किया, यहाँ पर थोड़ा सा आसान किया अपने काम को, और उसके बाद जैसे पहले बनता था वैसे बन गया। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट वाला कंप्लीट। सो ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर रूट वाला दिया है, पिछले बार डेसिमल था, इस बार रूट था, कोनो दिक्कत नहीं, ये भी आराम से बनेगा। करते हैं वही काम जो पहले किए थे हमने, इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपका रूट का 2x प्लस में रूट का 3y इक्वल को साइड में 0 है, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं, रूट को 2x उधर भेजूंगा मैं, तो माइनस का रूट 2x हो जाएगा, या फिर फालतू भेजा यार, इक्वेशन 2 का यूज़ करते हैं, माइनस वाला प्लस में भी बन जाता है, चलो कोई बात नहीं, माइनस में हो गया कोई नो दिक्कत नहीं है। मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 2 कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया, गलत लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा था, ये वाले 2 को, हाँ ठीक है, इसको इधर भेजा मैंने तो माइनस हो गया, और ये जो x है वो उतर जाएगा, रूट 3 जो है मल्टीप्लाई में था y के साथ, इधर आकर के रूट 3 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं इस नाम इसका 3 रख देता हूँ, और मैं फिर से लिखता हूँ शॉर्टकट में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 2, या फिर 2 and 3 जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका रूट 3x जो पहले से था, माइनस में रूट 8y है, तो इसको रूट 8 लिखेंगे, और y के बदले में अपन कर देंगे ये वाला वैल्यू जो है माइनस में रूट 2x डिवाइड बाई में रूट 3, और इक्वल को साइड में क्या है भैया, तो इक्वल को साइड में हमारा 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है।
अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो वही है कि इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, या फिर एक काम करो आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर भी कर लेना। वही करते हैं पहले, √3x हो जाएगा, उसके बाद फिर √8 का जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखना एक ट्विस्ट होगा ना, इसको बच्चे लोग कई बार गड़बड़ करते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको रूट के अंदर 16 भी लिख सकते हो, लेकिन वो फिर बाहर भी तो निकलेगा ना 4 बन करके। क्या होता है ना कि √8 मतलब होता है 2 × 2 ऐसे होता है, और फिर √2 हमारे पास है ही इधर वाला माइनस के साइन के साथ, तो यहाँ पर भी 2 पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है, तो ये 2 × 2 बन करके यानी कि 4 बन करके बाहर ऐसे भी निकल सकता है और 16 करके भी निकाल सकते हो, जैसे चाहो वैसे निकाल लो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा पहले, और ये मेरा डायरेक्ट 4x बन जाएगा, डिवाइड में तो √3 है ही, इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। अब √3 को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने को तो एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे में, तो नीचे में हमारा √3 आ जाएगा एलसीएम, फिर इसके नीचे में 1 है तो उससे डिवाइड होकर के √3 ही बनेगा, फिर √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। मैं एकदम डिटेल में लिख रहा होता है क्योंकि बच्चा एकदम थोड़ा सा भी बुद्धू हो ना तो उसको भी समझ में आ जाए, बाकी तुम होशियार लोग को तो मुझे पता है समझ में आ ही जा रहा होगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो मेरा ये 3x बना लेगा, प्लस में हमारे पास 4x है, √3 उधर चला जाएगा और वो 0 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका खेल खत्म होकर के 0 बना लिया। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि हमारा ये कटपिट नहीं हो रहा है, ये 3x + 4x यानी कि हमारे पास ये 7x आ गया और इक्वल टू साइड में 0 है, तो x की जो वैल्यू होगी तो 0 आ जाएगी। क्योंकि देखो ये 7 इधर जाकर के जब डिवाइड में आएगा 0 / 7 तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा। अब x का वैल्यू जो 0 है उसको अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू भी देखना 0 ही आ जाएगा, y = -√2 × x था तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और डिवाइड बाय में √3 रहेगा, तो भैया 0 से किसी का ही मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर y = 0 लिख दो, यानी कि x और y का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपका 5th नंबर का कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ये रहा हमारा लास्ट पार्ट जहाँ पर मैं फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोनो दिक्कत नहीं भैया, फ्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे जब उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये किस खेत की मूली है, सबसे पहले वही काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हमारे पास दिया कितना है, 3x / 2 है, माइनस में 5y डिवाइड बाई में 3 है, इक्वल क्वेश्चन है माइनस का 2 है। सॉल्व कर लो और उसके बाद ट्रांसफर करो, क्योंकि एक ट्रांसफर करूँगा बाद में सॉल्व करनी पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। नीचे में हमारे पास ये 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, ऊपर में 3 3 9x हो जाएगा, माइनस की साइन लगाओ, ये 2 हो जाएगा, ऊपर में 10y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल के उस साइड में माइनस का 2 को रहने दो, अब ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस में 10y, इक्वल के उस साइड में माइनस का 12, और अपने को मान लो x का वैल्यू मान लो मैं निकाल लेता हूँ, y को उधर ट्रांसफर करें तो माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल को साइड में 10y प्लस वाला और माइनस का 12 है, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10y माइनस में 12 और डिवाइड बाई में जो 9 है वो आ जाएगा, ठीक है। ये x का वैल्यू निकाल लिया, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इस 3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 2, ठीक है। 3 से 2 को मैं यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर। यहाँ पर हमारे पास कितना है, एक काम करते हैं, इसको भी मैं एक बार सॉल्व ही कर लेता हूँ, काम को आसान कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऊपर पुट करूँगा नीचे में 3 लिखूँगा ना, अजीब दिखेगा, इसको हम लोग एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, x डिवाइड बाई 3 है, प्लस में y बाई में 2 है, इक्वल को साइड में 13 बाई में 6 है ना, एलसीएम ले लो, इसको बना दो 6, ऊपर में जाकर के 2x बना लेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर में 2x बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये 3y बना लेगा और इक्वल को साइड में 13 बाई में जो 6 है उसको रहने दो। अब इस 6 में इधर ट्रांसफर करूँगा, यहाँ डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके यहाँ से 2x प्लस में 3y इक्वल को साइड में ये 6 उधर जाकर के देखो, या फिर आप ऐसे भी कट कर सकते हो, डिवाइड में 6 है, डिवाइड में 6 ऐसे कट कर लो, या तो 6 को उधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर ऊपर नीचे 6 कट होगा ही, तो अपन डायरेक्ट काम करते हैं, काम अपना टाइम को बचाते हैं। अब देखो एक प्यारा सा वो दिख गया ना, पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में था, प्यारा सा दिख रहा है। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू था हमारे पास 2, फिर हमारे पास ये हो जाएगा 10y माइनस में 12 और नीचे में हमारे पास 9 है, फिर प्लस में जो 3y है उसको रहने दो, और इक्वल की उस साइड में जो हमारे पास 13 है उसको रहने दो, फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं। अब सॉल्व करके देखते हैं, तो हमारे पास ये कट तो होने वाला है नहीं, डायरेक्ट में हम लोग इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम एक ही साथ ले लेते हैं। नीचे में तो हमारा 9 आ जाएगा, ऊपर में 10 2 हमारे 20y हो गया, माइनस में 24 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास देखो ये तो 9 से 9 कट होगा तो 1 आएगा और ऊपर में इतना ही रहेगा जो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नीचे में 1 है तो 9 को 1 से डिवाइड देंगे तो 9 आएगा और ऊपर में मल्टीप्लाई होकर के 9 3 27y बना लेगा और इक्वल क्वेश्चन में 13 जो है वो रहेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको उधर ट्रांसफर करता हूँ और इनको सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले तो ये 27 और हमारे पास 20 जो है ये बना लेगा 47y माइनस में 24 इक्वल को साइड में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा 9 टाइम पे। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 47y इक्वल को साइड में उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस उधर जाकर के प्लस होगा, तो 17 में अगर 20 प्लस करते तो 37 आ जाएगा और 4 और प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा, यानी कि 141 हो गया ये।
अब y इक्वल टू हो जाएगा आपका 141 डिवाइड बाई में 47, कैंसिल हो रहा है क्या यार ये 47 से, तो मेरे को नहीं लग रहा है कैंसिल होगा। 7 के 21 ज़रूर होता है, 3 बार में जाएगा क्या ना, 3 बार में कहाँ जाने वाला है, जा सकता है लेकिन हाँ नहीं, एक सेकंड ना, जा सकता है, देख लेता हूँ मैं। 47 मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो 7 3 21 का 1 हो गया, कैरी हो गया 2, 4 हमारा 12 हो जाएगा, 12 और 2 हो जाएगा 14। यस 3 टाइम पे जा रहा है तो बस उड़ा दो इसको, 3 टाइम पे ये कैंसिल। यानी कि जो y की वैल्यू है वो यहाँ से कितनी निकल करके आ गई, यहीं पे नीचे लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू 3 निकल करके आ गई। इज़ दैट क्लियर? ये समझ में आ गया y का वैल्यू कैसे निकला एकदम प्यारा सा। अब अपन यही वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है, y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 12 डिवाइड बाई में 9। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 30 माइनस में 12 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 18 आ जाएगा, ये 12 माइनस होकर के बाई में 9, और 18 को 9 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू वो 2 है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला पार्ट है ना बब्बू वो कंप्लीट होता है। अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आपने ये बना लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया है तो आगे क्वेश्चन अब आपसे आराम से बनेंगे। और यहाँ पर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को प्रीवियस करके देखो, तो ऐसे रिव्यू करके देखो दोबारा से अच्छे से आराम से। जब ये नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, ये बेसिक था अभी तक का, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बनाते हैं फिलहाल। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्यारा सा है, इसी टाइप से बनेगा। इसमें बोल रहा है कि भैया 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 है, इसको सॉल्व कीजिए पहले एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसके बाद m की वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस में 3 है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि सर ये कहाँ से नया कौन सा आ गया, पहले की तरह सॉल्व करके यहाँ से x और y निकालेंगे और फिर y और x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ना तो m का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए भी। तो देखो ये हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन, किसी का भी यूज़ कर लो, चलो मैं दूसरे का यूज़ कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से मैं 4y उधर ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4y उधर जाकर के प्लस का 4y और माइनस का 24 तो पहले से है हमारे पास उधर में। x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4y माइनस में 24 और डिवाइड बाई में 2। एक काम करो यहाँ पर देखो तुम्हारी चीज़ें कट भी हो सकती हैं, तो हम लोग इसको कट करेंगे, फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे कट हो रहा है वो देखो, x इक्वल टू यहाँ पर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये मेरा 2y बचेगा और माइनस में 12 बचेगा, नीचे में जो 2 है वो तो रहेगा ही, तो बस यहाँ से उड़ा दो ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 को। तो x जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2y माइनस में 12। तो इससे थोड़ा सा टाइम बचता है, जब वैसे आप छोटा बना लेते हो ना तो भले लगता है कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल करके फ्रैक्शन जब हट जाएगा तो काम आपका आसान होगा। x का वैल्यू निकल करके आ गया। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2 फिर x है, तो x के बदले में हमारा 2y माइनस में 12 हो गया, फिर प्लस में हमारा 3y और इक्वल को साइड में 11 है, ये बन गया आपका 4y माइनस में 24 मल्टीप्लाई होकर के प्लस में 3y इक्वल को साइड में 11। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7y आ गया, ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो 11 प्लस में 24 यानी कि 7y का जो वैल्यू है वो 35 आ गया। सो y की जो वैल्यू होगी वो 5 निकल करके आ जाएगी, 7 उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा एंड y इक्वल टू 5 आ गया। तो y का वैल्यू निकल करके आ गया, x का वैल्यू यहीं पे बगल में निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट या पुट जो लिखना चाहो लिख लो। चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं सब्स्टिट्यूट, क्योंकि अभी तक हमने सब्स्टिट्यूट वर्ड लिखा ही नहीं कहीं पे, तो लिख देते हैं y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 है ना, इस y के बदले में और माइनस का 12। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 2 10 हो गया, 10 माइनस 12 यानी कि x जो वैल्यू होगी वो निगेटिव में 2 आ जाएगी, बड़े नंबर में क्योंकि माइनस की साइन है। अब आप लोग यहाँ पर अगेन पुट करोगे नाउ। अब हमारे पास क्या दिया हुआ था भैया, y इक्वल टू mx और क्या है प्लस में 3 है, ये हमारा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर पुट कर दो, y के बदले में 5 पुट करो, प्लस में m मल्टीप्लाई x है तो माइनस का 2 पुट करो x के बदले में, प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये सॉरी इक्वल की साइन थी, यहाँ पर प्लस की साइन लगा दिया, आई एम रियली सॉरी। अब ये जो 3 इसको धर ले आओ पहले तो आप, तो ये बन जाएगा आपका 5 माइनस में 3 इक्वल को साइड में ये बन जाएगा माइनस का 2m। तो ये हो गया आपका यहाँ पर से 2 पॉजिटिव वाला 2 इक्वल को साइड में हमारा माइनस का 2m है, हमको तो m की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 2 इधर ले आएंगे, तो 2 डिवाइड बाई माइनस का 2 इक्वल टू m हो जाएगा। और देखो माइनस से माइनस सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल होगा, नीचे में -1 है ऊपर में +1 है, तो भैया कभी माइनस के साइन को नीचे में नहीं लिखा जाता, उसको या तो बीच में लिखा जाता है तो ऊपर में लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो m की वैल्यू होगी वो हमारी -1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नीचे में जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर में जो 1 है माइनस के साइन को उसके साथ लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं नीचे में 1 को नहीं लिखा जाता है नॉर्मली। तो इस तरीके से आपका m का वैल्यू -1 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो बस छोटा सा हेल्प कर दो यार, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं फटाफट आगे की वीडियोज़ भी बना सकूँ। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, चलो अगला जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है हम लोग उसके पास चलते हैं।
तो देखो जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, उसमें हमसे बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी जो एक नंबर है ना वो दूसरे वाले से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर मान लो एक नंबर 10 है तो दूसरा वाला नंबर जो होगा वो 30 होगा, ऐसा बोला जा रहा है। हमसे बोला जा रहा है फाइंड बताइए, फाइंड देम, यानी कि उन नंबर का पता लगाइए भैया कौन से नंबर है। चलो दया पता करते हैं कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि दो नंबर जो है वो x होगा और दूसरा वाला y होगा, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि एक नंबर दूसरे वाले से 3 गुना ज़्यादा है। इट मीन्स मान लो कि ये नंबर जो है वो बड़ा है, x जो है वो हमारा बड़ा है, तो यहाँ पर जो x होगा वो y से 3 गुना ज़्यादा होगा। यानी कि y अगर हमारे पास ऐसे लिख रहे अपन तो इसके में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो 3y हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जो x है वो y से 3 गुना ज़्यादा है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, y में 3 का मल्टीप्लाई करना है। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, वो x में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि x हमारा कितना 30 है, ठीक है, x 30 है और जो y है वो 10 है। तो अगर दोनों को इक्वल के यहाँ पर हम लोग को अगर शो करना है इक्वल लगा करके, तो हम क्या करेंगे, 30 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे या 10 में 3 का करेंगे। तो जाहिर सी बात है 10 में 3 का करेंगे कि जो 30 है वो 10 से 3 गुना ज़्यादा है, यानी 10 में 3 का मल्टीप्लाई करे पे 30 आता है। तब तो हमारा दोनों साइड इक्वल होगा ना, ये भी 30 बनेगा और ये भी 30 बनेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर होता है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में क्या बोला था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। यानी कि अगर मैं बड़े वाले नंबर x में से छोटे वाले नंबर y को माइनस कर देता हूँ तो जो हमारा डिफरेंस निकलेगा वो 26 निकलेगा। ये हमें दूसरा चीज़ बोला गया था। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। देखो यहाँ से x की वैल्यू पहले से निकल करके आ गई है, हम लोग को कुछ ट्रांसफर भी नहीं करना पड़ा, तो डायरेक्ट इक्वेशन x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमने 1 और 2 का यूज़ किया और हमने क्या किया कि ये जो 2 वाले में x लिखा हुआ है उसके बदले में हमने 3y कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 3y है ना, तो वहाँ पर हमने पुट किया, माइनस में y है, इक्वल टू साइड में 26 हो गया। तो यहाँ से आपकी 2y इक्वल टू 26 आ जाएगी और y की जो वैल्यू होगी वो 26 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13 निकल करके आ जाएगी। तो y का जो वैल्यू है वो 13 है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप ऐसे अच्छे से लिख भी देना, y इक्वल टू 13 बॉक्स में क्लोज करके, ऐसे इसे टीचर को चेक करने में आसानी होता है और अच्छा दिखता है। अब इस y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, y इक्वल टू 13, सब्स्टिट्यूट या पुट जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई में y है तो मल्टीप्लाई में 13 कर दो, तो x इक्वल टू हो गया आपका 39। तो इस तरीके से दोनों नंबर्स निकल गए। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो एक नंबर 13 है, ये दूसरा नंबर 39 है, यानी ये जो नंबर है इस वाले नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स है, और साथ ही इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे तो 26 भी निकल करके आ जा रहा है। यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। सेकेंड वाले में क्या बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाई स्मॉलर बाई 18 डिग्री। यानी कि जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री मतलब जानते हो ना, जब 2 एंगल्स को प्लस करते हैं और 180 डिग्री बनाते हैं वो दोनों, तो उनको ही सप्लीमेंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो 2 एंगल्स मान लो x और y है, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये तो पहला हमारा इक्वेशन मिल गया। दूसरा चीज हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, तो 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइंड देम, बताइए कि जो दोनों का वैल्यू होगा वो कितना होगा। आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, मान लेते हैं 2 एंगल्स x और y है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या बोला गया है। सबसे पहले तो वो सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि x और y को प्लस करूंगा मैं तो 180 आएगा। ये हमसे पहला चीज़ बोला गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा क्या बोला गया है कि जो बड़ा एंगल है, मान लेते हैं x वाला जो हमारा बड़ा है, तो वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, तो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो हम लोग छोटे वाले में 18 को प्लस कर देंगे। जैसे फिर से इसको समझाता हूँ, यही चीज़ में बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं, जो क्लास 7 8 में अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं इक्वेशन बनाना, वो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं फिर समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक नंबर मेरा 20 है, वो जो 5 से है ना वो 15 ज़्यादा है। दूसरे नंबर, एक नंबर 20 है और दूसरा नंबर 5 है, और ये जो 20 है वो 5 से 15 ज़्यादा है। तो हम इस 20 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 25 से 15 ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग 5 में 15 को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा इधर भी 20 और इधर भी 20। उसी तरीके से x जो है वो y से 18 ज़्यादा है, तो y पे अपन 18 ऐड करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक्स हैं, अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से नंबर का यूज़ करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। ये हमारा x वैल्यू निकल गया ना। अब इस x वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दो इसका, और यहाँ पर लिखो कि, चलो मैं एकदम डिटेल में लिख देता हूँ इस तरीके से, पुटिंग, बीच में डिटेल भी लिखूंगा, शॉर्ट भी लिखूंगा, ताकि आप लोगों को दोनों तरीके पता रहे। पुटिंग x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन नंबर 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा y प्लस में 18
ये हो गया x के बदले में, फिर प्लस में y एक है इक्वल टू साइड में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये 2y बना लेंगे और ये 18 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 18 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है 162 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स y की जो वैल्यू है 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 81 हो गया। अब दूसरा वाला नंबर निकाल दो, है ना, सब्स्टिट्यूट लिख देता हूँ इस बार में, सब्स्टिट्यूट, दोनों एक ही चीज़ है ना, पुटिंग सब्स्टिट्यूट एक ही बात होगा। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81 प्लस में 18 था, है ना, y प्लस 18 था तो y इक्वल में 81 लिख दिया हमने। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 और 1 9 और फिर 8 और 1 9, यानी कि x जो वैल्यू है वो 99 है। तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये दोनों हमारे एंगल से, तो इसको आप लोग डिग्री में जरूर लिखना लास्ट में ना, कि हमारे एंगल से इसलिए डिग्री में होंगे। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें बोल रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, यानी एक टीम के कोच हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने पहले क्या कर दिया 7 बैट खरीदे और 3 बॉल्स खरीदे और उनको टोटल जो है 3800 पे करना पड़ा। बाद में उन्होंने क्या किया कि शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, यानी कि बाद में उन्होंने जब ये पुराने हो गए तो उन्होंने फिर से 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदे और जिसका उनको इतना पे करना पड़ा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो बताइए एक बैट का और एक बॉल का जो कॉस्ट था वो कितना था। चलिए पता लगाते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इसी टाइप से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन में 3 बैट 4 बैट 5 बैट या फिर कोई भी 3-4 सामान का दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे 3-4 मानना नहीं है, शुरू में आपको 1 से ही स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपये है और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो y रुपये है। 1 से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर 3 बैट का कॉस्ट x रुपये मत लिख देने तो गलत हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो समझ लो। सबसे पहले क्या बोला गया था कि उन्होंने कितने बैट्स खरीदे, 7 बैट खरीदे। अगर एक बैट के लिए मुझे x रुपये देना पड़ रहा है, 7 बैट के लिए कितना देना पड़ेगा 7x देना पड़ेगा। जैसे अगर एक बैट का x का मान लो वैल्यू जो है 100 है, फॉर एग्जांपल 100 है एक बैट के लिए, तो 7 बैट के लिए 700 हो जाएगा। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, 7 का 100 से मल्टीप्लाई करके। उसी तरीके से 7 बैट के लिए 7x रुपये देना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने 7 बैट खरीदा तो 7x रुपये दिया और फिर प्लस में 6 बॉल खरीदे हैं तो एक बॉल का y रुपये है तो 6 बॉल का 6y हो जाएगा। और दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके उन्होंने कितना पे किया था, तो 3800 पे किया था। ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि बाद में उन्होंने 3 बैट्स खरीदे, यानी कि अब वो 3x पे करेंगी और फिर उन्होंने कितने बॉल्स खरीदे, तो 5 बॉल्स खरीदे तो इस बार 5y पे करेंगी। और इक्वल की इस साइड हमारा हो जाएगा, दोनों को मिला करके टोटल कितना पे किया उन्होंने, तो 1750 रुपये पे किया है। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। बस किसी से भी आप इक्वेशन का यूज़ करके x या y का वैल्यू निकाल के वैल्यूज को पुट कर दो। चलो मैं इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस में 6y इक्वल को साइड में 3800, x का या y का किसी का भी वैल्यू निकालो। चलो मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, x उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 6y इक्वल टू साइड में 3800 और माइनस में 7x, तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3800 माइनस 7x और ये जो 6 है यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमने y का वैल्यू निकाला, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 नाम। अब अपन ये जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ 3x जो है उसको तो रहने देंगे, प्लस में 5y है तो y के बदले में आपका कितना हो जाएगा 3800 माइनस में 7x और डिवाइड बाई में 6 इक्वल टू साइड में 1750 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये जैसे कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में किया है ना, बस वही चीज़ आएगी यहाँ पर फ्रैक्शन। ऊपर तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, फिर ये 6 इसके नीचे 1 छुपा हुआ उससे डिवाइड होगा तो 6 ही आएगा, फिर 6 3 जा 18x हो जाएगा। इधर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 4, 5 3 जा 15 और 4 जाएगा 19। ओके, फिर माइनस के साइन के साथ हमारे पास हो जाएगा 5 7 जा 35 और ये x जो है वो उतर जाएगा इक्वल को साइड में 1750 रहने दो। अब अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो 6 को ट्रांसफर करूंगा और इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना बन जाएगा 35 में से अगर अपन 18 माइनस करते हैं तो 17 आ जाएगा, है ना। और ये हमारे पास बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस से 17x हो जाएगा। प्लस में हमारे पास 1900 है उसको रहने दो, इक्वल के उस साइड में हमारा ये जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी हो गया 3, 6 7 जा 42 और 3 45 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 4, 6 1 जा 6 और 4 हो जाएगा हमारा 10। इतना निकल करके आ गया। अब इसको उधर ले जाओगे तो लास्ट में ये माइनस ही होगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस करके स्टेप से होगा। तो अपन क्या करते हैं 17x उधर ले जाते हैं क्योंकि मेरा
आदत में बताया हूँ ना कि माइनस वाले को मैं प्लस कर देता हूँ पहले ही। तो ये आपका 1900 कहीं पर रहने दो, इसको इधर ला करके माइनस कर दो और इक्वल के उस साइड में हमारे पास प्लस वाला 17x कर दो। ओके, तो ये जब हम लोग 19,000 में से 10,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 9,000 आ जाता है, और उसमें हम लोग को 500 और माइनस करना है पड़ रहा है, तो ये जाएगा 8,500 और इक्वल के उस साइड में 17x पॉजिटिव वाला x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 8500 डिवाइड बाय में 17 इक्वल के उस साइड में x हो गया। तो 17 के टेबल में 5 टाइम पे हमारा 85 आ जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगा, इट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो 500 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो बैट का मूल्य है, जो बैट का वैल्यू है वो निकल करके आ गया, एक बैट का प्राइस निकल करके आ गया। अब अपन बॉल का निकाल लेते हैं, फिर हम लास्ट में स्टेटमेंट बना देंगे। तो एक्स वैल्यू मैं कहाँ पर पुट कर दूँ, तो मैं एक्स वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये y इक्वल टू 3800 माइनस में 7x है, तो 7 का मल्टीप्लाई 500 से हो जाएगा और डिवाइड बाई में 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 3800 माइनस में 3500 डिवाइड बाई में 6 इक्वल टू हो गया हमारे पास ये 300 डिवाइड बाई में 6 एंड ये आ जाएगा आपका 6 के टेबल में 5 टाइम पे और ये 0, यानी कि जो y की वैल्यू है वो कितनी निकल करके आ गई 50 रुपये निकल करके आ गई। यानी कि हमारा जो बैट का वैल्यू है, बैट का जो प्राइस है वो है 500 रुपये। आप स्टेटमेंट बना करके अच्छे से लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, और जो बॉल का प्राइस है वो है 50 रुपये। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो अगला क्वेश्चन उससे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है इस टाइप से क्वेश्चन। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बोला जा रहा है कि ये टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For the distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge pay is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखो क्या होता है ना कि कहीं पर भी कोई गांव में, शहर में जब टैक्सी चलता है ना, तो क्या करते हैं टैक्सी वाले, एक रूल है इस क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी तो मैंने नहीं देखा ऐसे रियल लाइफ में, फिर भी होता होगा बड़े शहरों में, मुंबई वगैरह में होता होगा, बताना तुम लोग कमेंट करके जो बाहर के बच्चे हो। वो क्या करते हैं, एक फिक्स चार्ज तय करते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, मान लो 3 का करना है, 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, तो शुरू का 1 किलोमीटर का वो एकदम फिक्स चार्ज रहेगा कि भैया मैं 15 रुपये तो लूँगा ही, या फिर 10 रुपये मैं लूँगा शुरू के 1 किलोमीटर का। और उसके बाद जो भी आप जितना भी आगे चलोगे उसमें आप मेरे को 5-5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दोगे, ठीक है। तो उसको एक फिक्स चार्ज बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप 10 किलोमीटर आपको जाना है टोटल, तो पहले वाले किलोमीटर के लिए वो 10 रुपये ले लेगा, और जो बचे हुए 9 किलोमीटर है उसमें 5 रुपये हर किलोमीटर के हिसाब से जोड़ते जाएगा। तो ये होता है इसका मतलब। तो हम लोग को बोल रहा है कि फिक्स चार्ज है और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है। तो एक आदमी जो है वो 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो बताइए वो जो चार्ज पे कर रहा है 105 कर रहा है, और 15 किलोमीटर में वो 155 पे कर रहा है। तो बताइए कि फिक्स चार्ज जो ले रहा है ना टैक्सी वाला, वो कितना ले रहा है और पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना ले रहा है। तो बहुत ही अभी दिख बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन जब बनाऊंगा ना देखना आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। आइए मैं आपको कॉपी में डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये है, और हर किलोमीटर चलने के लिए, पर किलोमीटर चलने के लिए उसको y रुपये और देना पड़ेगा। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या किया रहता है, लिखा रहता है कि शुरू के 1 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज इतना है, या शुरू के 2 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज इतना है, इस तरीके से लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। बाकी आप आर डी शर्मा और आर जब बनाओगे ना तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि शुरू का 1 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज इतना था, या 2 किलोमीटर के लिए चार्ज इतना था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे कि देखो फिक्स चार्ज का यहाँ पर जो मतलब निकल कर क्या रहा है वो 1-2 किलोमीटर के लिए नहीं निकल कर क्या रहा है। यहाँ पर आप लोग जब बुक करोगे गाड़ी को ना, ठीक है, जब बुक करते हैं अपन गाड़ी को, बुकिंग जब हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में जो अपने को पे करना पड़ रहा है उसका मतलब यहाँ पर फिक्स चार्ज निकल करके आ रहा है। इट मीन्स कि आपको x रुपये तो देना ही है, अपनी गाड़ी बुक किया उसके बाद आपको x रुपये देना ही पड़ेगा। अब जितना किलोमीटर आप चलोगे उसमें आपको अलग अलग देना पड़ेगा। इसको मतलब डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो 10 किलोमीटर आपने चला, पहले वाला कंडीशन में 10 किलोमीटर जो बंदा है वो चल रहा है ना। अब अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि फिक्स चार्ज जो है 1 किलोमीटर के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए या पहले 2 किलोमीटर के लिए मान लो 20 रुपये है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 में से पहले तो 2 किलोमीटर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल कर क्या आता है 8 किलोमीटर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 2 किलोमीटर है इसके लिए हम लोग 10 रुपये या 20 रुपये, मान लो 20 रुपये था ना बुक करने के लिए शुरू के 2 किलोमीटर के लिए, तो 20 रुपये इसका तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं। साथ ही साथ जो 8 किलोमीटर बचा हुआ है, मान लो हर किलोमीटर का 5 रुपये और ले रहा है वो, तो 8 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हो रहा है, ये सब RD और RS जब करोगे तब होगा।
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले x रुपये तो देना ही पड़ेगा जो फिक्स चार्ज है, और उसमें फिर बाद में क्या करना है कि जितना किलोमीटर वो और चला है, पर किलोमीटर हमने y रुपये लिखा है ना, तो टोटल वो कितना किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर किया था पहले वाले सिचुएशन में, तो 10 किलोमीटर का उसको y रुपये और देना पड़ेगा, यानी कि 10 का y से मल्टीप्लाई करके, मान लो y जो है वो 5 रुपये होगा या 10 रुपये जितना भी होगा, तो उसको 10 से वो मल्टीप्लाई करके और देगा, 10 किलोमीटर का ये चार्ज देगा और ये फिक्स चार्ज देगा, तो दोनों को मिला करके आपका जो है वो 105 रुपये पे कर रहा है। ये था हमारा पहला इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट सिचुएशन था। सेकंड वाले में भी फिर से वही काम होगा कि फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा, और साथ ही साथ वो 25 किलोमीटर चल रहा था, नहीं 15 किलोमीटर चल रहा था ना सेकंड वाले में, वो 15 किलोमीटर चला है तो 15y और देगा। 15 किलोमीटर में पर किलोमीटर का y रुपये है, तो जितना भी किलोमीटर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और ये इतना रुपये जो है वो देने वाला है टोटल, ये पर किलोमीटर वाला और ये फिक्स चार्ज, और दोनों को मिला करके वो कितना दे रहा था 155 रुपये, यानी 155 दे रहा था। तो ये आपका दो इक्वेशन बनेगा। तो ये कंडीशन याद रखना, तुम लोगों को काम आने वाला है एग्जाम में। जरूरी नहीं कि ईजी वाला ही है, ऐसा वाला ही है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर x प्लस में 10y इक्वल टू 105 है ना, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 105 माइनस में 10y, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो अब ये वाला x की वैल्यू 2 में पुट कर दो, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग शॉर्टकट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 105 माइनस में 10y x के बदले में, फिर प्लस में 15y तो है ही हमारे पास, इक्वल के उस साइड में 155 है। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, इसको सॉल्व कर दो, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका 5y आ जाएगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि बड़े नंबर पॉजिटिव है। ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 155 में से अगर हम लोग 105 माइनस करते हैं तो हमारा 50 निकल करके आ जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 5। इट मीन्स y की जो वैल्यू है वो कितनी, वो 10 है। ठीक है, y का वैल्यू 10 निकल करके आ गया। अब अपन इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा, 105 है माइनस में 10y है, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो x की जो वैल्यू होगी 105 ये वाला, और माइनस में 100 हो गया, यानी x की जो वैल्यू है वो 5 निकल करके आ गई। इट मीन्स जो हमारा फिक्स चार्ज था, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज जो है, यानी बुक करने का चार्ज कह सकते हो गाड़ी को, वो कितना रुपए है, वो 5 रुपये है कि भैया 5 रुपये तो आपको देनी ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर हर किलोमीटर आप जितना भी किलोमीटर चलोगे, हर किलोमीटर में आपको 10 रुपये और देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू 10 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में जरूर आने वाला है ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रैक्शन से रिलेटेड। इसमें बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है अगर अपन 2 ऐड करते हैं बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर अपन 2 ऐड कर रहे हैं तो वो 9/11 बन जा रहा है वो फ्रैक्शन। और अगर अपन 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो 5/6 बन जा रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर 2 ऐड करने पे बड़ा हो रहा था, 3 ऐड करने पे छोटा हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग हो सकता है वहाँ पर कट पीट किया हुआ हो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ हो। कंफ्यूजन इसमें क्रिएट मत करना, बस जो जो हिंट दिया हुआ है उससे सॉल्व कर लेना। बताइए फ्रैक्शन कितना है, चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करो। मान लो जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास x है और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा y है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो x/y हो जाएगा। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि अगर अपन दोनों में, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और नीचे में भी अगर 2 ऐड करते हैं तो ये हमारा 9/11 बन जाता है। ऐसा बोला गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, लीनियर बना लो, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, उल्टा सीधा दिख रहा है। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 11 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 11x, 11 का 2 से होगा तो 22, इक्वल टू साइड जाएगा ये दोनों, तो 9 से हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 9y, और 9 2 हमारा 18 बना लेगा। इस 2 को भी उधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11x, इक्वल के उस साइड में इधर जब जाएगा ये 22, तो हमारे पास इधर प्लस में हो जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये 9y तो रहेगा ही, और ये जब माइनस होगा तो मेरा माइनस का 4 आ जाएगा। 18 में से 22 माइनस होगा तो माइनस का 4 आएगा। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 9y माइनस में 4 डिवाइड बाई 11। तो मैंने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनाया, हमने, आप कह सकते हो कि ये हमारा एक इक्वेशन था, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या किया, इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी। तो आप इसी को डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। आप ज़्यादा डिटेल में इसको 1 2 मत लिखो, डायरेक्ट यहीं पर नाम दे दो। बाकी आप इसको भी लिख सकते हो, ये 1 हो गया, इसको 2 नाम दे सकते हो। बाकी पहले हम लोग क्या करते थे, पहले 2 इक्वेशन बनाते थे, फिर मैं सॉल्व करता था। इस बार मैंने पहली इक्वेशन से उसको x वैल्यू निकाल दिया ताकि मेरा टाइम बचे थोड़ा सा, बार बार मुझे दोबारा उसको ना लिखना पड़े। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। अगेन दूसरा कंडीशन वाले में हमसे क्या बोला गया है कि जब हम लोग 3 ऐड करते हैं, यानी कि x/y में ऊपर नीचे जब 3 ऐड किया जाता है तो यहाँ से वैल्यू कितना निकल करके आता है, तो कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, बोथ न्यूमरेटर बिकम 5/6, तो ये हमारा 5/6 बन जाता है। ओके, अब क्या करो, फिर वही काम करो, इसको भी लीनियर बनाओ थोड़ा सा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x हो जाएगा, और 5 3 जब 15 हो जाएगा, और इधर हमारा
सॉरी गड़बड़ हो गया, एम रियली सॉरी, 6 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये दोनों उधर जाएंगे तो 5y बना लेंगे और 5 3 जा 15 बना लेंगे। ओके, हमने x वैल्यू निकाला हुआ है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर से भी इसको y के फॉर्म में ले आते हैं या फिर इधर माइनस ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास 6x रहेगा ही, इसको कुछ नहीं करने का। यहाँ पर आपके पास जो 18 है उसको उधर ट्रांसफर कर दो, 5y को इधर ले आओ तो ये 5y माइनस में हो जाएगा और 18 जब उधर जाएगा तो ये हमारे पास उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 15 में से 18 माइनस होगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो और हम यहीं पर जो है x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 9y माइनस में 4 डिवाइड बाई 11 और माइनस में ये जो 5y है वो रहेगा, इक्वल को साइड में माइनस का 3। ठीक है, अब आप लोग को मल्टीप्लाई करना है सिंपली और जानते हो डिनोटर में हम लोग इसका और इसके नीचे वाले 1 का एलसीएम ले लेंगे 11, है ना। ऊपर में हमारे पास 6 9 हो जाएगा 54y और माइनस में 24 आ जाएगा, फिर माइनस के साइन के साथ 11 का उससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे में तो 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 55y और इक्वल के उस साइड में माइनस का 3। अब इसको ट्रांसफर कर लो और यहाँ से y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1y निकल कर के आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 24 तो है ही यहाँ पर, इक्वल के उस साइड में ये उधर जा करके माइनस का 33 बना लेगा। अब ये 24 को अपन उधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस का y, 1y को माइनस y लिख सकते हैं अपन, इक्वल के उस साइड में हो जाएगा आपका माइनस का 33 और प्लस का 24, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा यहाँ पर लास्ट में। तो मैं कहाँ पे बना लूँ इसको, यहीं पे बना लेता हूँ, बन जाएगा, इतना जगह काफ़ी है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का y इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 6 है और इधर 3 9 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 9 हो गया। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो y की जो वैल्यू है वो 9 निकल करके आ गई। अब y का वैल्यू निकल करके आ गया है, x का वैल्यू निकालने के अपन इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं, y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू जो है आप लोग को दिख रहा है ना, एक सेकंड में कैमरा में देख लेता हूँ, हाँ थोड़ा साइड कर लेता हूँ। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9y है, तो y के बदले में फिर से 9 माइनस में 4 डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 जा 81 माइनस में 4 डिवाइड बाई 11, तो ये हो गया आपका 77 डिवाइड बाई 11। तो x जो वैल्यू है वो 7 निकल करके आ गई। तो x जो है हमारा वो 7 है और y जो है 9 है। इसका मतलब कि जो फ्रैक्शन होगा लास्ट में, फ्रैक्शन हमको बताना है ना, बस इतना x y मत लिखना, लास्ट में आंसर भी लिख देना, ऊपर में 7 लिख दो और नीचे में 9 लिख दो, क्योंकि ऊपर में हमारा x था नीचे में y था। तो 7/9 जो है वही हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से आपका 5th होता है कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6th पार्ट, चलिए उसे भी फटाफट सॉल्व कर ही लेते हैं। एज वाला क्वेश्चन आ गया जो कि आप क्लास 8 से सॉल्व करते हुए आ रहे हो। चलो देखते हैं क्लास 10th में क्या अलग है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल पहले क्या था कि जो जैकब का एज था, है ना, सॉरी 5 साल बाद, हैंस मतलब 5 साल बाद जो है वो जैकब का जो एज है वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा उसके सन से। ठीक है, और 5 ईयर्स अगो अगर अपन 5 साल पहले देखें तो जैकब का जो एज था ना वो 7 टाइम्स था उसके सन का। तो बताइए उनका प्रेजेंट एज कितना होगा। फिर से ध्यान से समझो, जैकब का और उसके सन का जो भी प्रेजेंट एज है अगर अपन उसको 5 साल पहले देखते हैं, ठीक है, तो 5 साल पहले उनके एज जो थे, जैकब का एज 7 टाइम्स था उसके सन के एज से। लेकिन आज जो उनका एज है, और हम लोग अगर 5 ईयर्स बाद में देखें, आज से 5 साल बाद देखें, जब भी 2024 चल रहा है तो हम लोग 2029 अगर देखते हैं तो अब उस समय पे जैकब का जो एज होगा उसके सन से 3 टाइम्स ही रह जाएगा। तो बताइए उनका जो प्रेजेंट एज है, आज का जो एज है ना वो कितना है। तो इसको भी बहुत ही ईजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा, आइए समझते हैं। तो देखो कभी भी जब एज वाला क्वेश्चन आए ना तो उसमें 5 साल बाद का, ये 5 साल पहले का एज आपको कुछ नहीं मानना है, आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने बताया ना कि 1 से स्टार्ट करते हैं बैट और बॉल वाले क्वेश्चन में, या उस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना है। कि मान लो कि जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है और उसके बच्चे का जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स है और बच्चे का जो है वो y ईयर्स है। अब हम लोग को हिंट में क्या दिया था, 5 साल बाद का दिया था और 5 साल पहले का दिया था। तो अपन 5 साल बाद वाली स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले वही था। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला चीज़ हमसे बोला गया था 5 ईयर्स बाद वाला, तो इसको ऐसे शॉर्टकट में पहले तुम लोग जरूर लिखना, एज आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद जो उनका एज होगा वो कितना होगा, पहले तो ये लिख लो। तो देखो अभी अगर जैकब का x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, वो x + 5 हो जाएगा। इसमें देखो मल्टीप्लाई मत कर देना ना, 5 साल बाद मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो अभी तुम्हारा एज अगर 15 ईयर्स है तो 5 साल बाद तो 20 ईयर्स होगा, है ना, 15 + 5 होगा, या फिर 15 × 5 कर दूँ क्या मैं, तो 15 5 तो 75 हो जाएगा तुम्हारा 5 साल बाद ईयर, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस करना है कि 5 साल बाद, अभी अगर x है तो 5 साल बाद जो जैकब का होगा, है ना, ये जो हमने x + 5 लिखा है ये जैकब का एज लिखा है।
ठीक है। और उसी तरीके से उसका जो सन है उसका एज कितना हो जाएगा, तो उसका भी अगर y है तो 5 साल बाद उसका भी 5+ हो जाएगा, सिंपल है। अब आ जाओ कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जो जैकब का एज है यानी कि जो x+5 है वो 5 साल बाद उसके सन वाले जो एज है ना उससे 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि सन में अगर अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा जैकब का एज निकल करके आएगा। ऐसा अपने को क्वेश्चन के फर्स्ट वाली लाइन पे बोला गया था। यहाँ से क्वेश्चन बना लो, ये हो गया आपका x+5, फिर हमारे पास इक्वल की साइड में हमारा हो जाएगा 3y और 3 5 जब 15। अब अपन अगर मैं एक काम करता हूँ x को इधर रहने देता हूँ, 5 उधर ले जाता हूँ तो डायरेक्ट मेरा x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3y, ये 5 उधर जाकर के माइनस में होगा तो मेरा 10 बना देगा। 15 को प्लस में था तो ये इधर जाकर के माइनस में होगा तो 15 - 5 = 10 आ जाएगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 यहीं से डायरेक्ट। इज दैट क्लियर। अब आ जाते हैं अपन 5 साल पहले वाला, ठीक है। तो बिफोर 5 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स अगो जैसे बुक में लिखा तो वैसे भी लिख सकते हो, बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है। अगर अपन 5 साल पहले देखें या फिर 5 ईयर्स अगो जो लिखना चाहो लिख लेना। जब अभी जैकब का अगर x ईयर्स है तो 5 साल पहले उसका कितना होगा, तो जितना अभी है उसमें से 5 को माइनस कर दो। और इसी तरीके से जो उसका सन है उसमें वही चीज़ होगा, अभी अगर उसका y ईयर्स है तो 5 साल पहले y - 5 कर दो, इस तरीके से। अब आप लोग फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि 5 साल पहले जो जैकब का एज था, ठीक है, वो क्या था, उसके सन वाले एज से 7 टाइम्स ज़्यादा था। 7 टाइम बोला था ना, जैकब एज वाज 7 टाइम्स, हाँ 7 टाइम्स बोला था, तो यानी कि इसका 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लो तो ये हो गया x - 5 इक्वल टू साइड में ये हो जाएगा 7y माइनस में 35, ये 5 उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 7y, ये माइनस में है और ये प्लस बन जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास माइनस का 30। तो ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अरे यार मैंने दोनों जगह x का वैल्यू क्यों निकाल दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अब हम एक काम करते हैं कि जो x का वैल्यू था वो यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये मत सोचो कि सर यहाँ भी आपने x इक्वल टू निकाल दिया, यहाँ भी x इक्वल टू निकाल दिया तो गलत हो गया, मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लो, यहाँ से भी आपको बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और डायरेक्ट लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 1 है उसमें 2 वाले जो x का वैल्यू वो पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 7y माइनस में 30 और इक्वल टू साइड में हमारा पहले वाले में 3y प्लस में 10 जो था वो तो रहेगा ही। समझ में ना क्या किया मैंने, यहाँ पर x है, x का वैल्यू इतना है, यहाँ भी x है, x का वैल्यू इतना है, तो दोनों लेफ्ट वाला अगर इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल होगा, तो बस दोनों को हमने आपस में इक्वल कर दिया और कुछ नहीं किया है। फिर ये भी कह सकते हो कि यहाँ से सेकंड वाले x का जो वैल्यू था वो हमने उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया, ये भी कह सकते हो, दोनों तरीके से आप कह सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो 7y माइनस में 3y इक्वल टू साइड में 10 और ये उधर जाकर के प्लस का 30 हो जाएगा तो ये हो गया आपका 4y इक्वल टू साइड में 40। तो y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से 10 निकल करके आ जाएगी, 4 यहाँ पर जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो ये हमारा कितना बन गया, 10 बन गया। तो y की वैल्यू जो है वो 10 है और y किसका एज था, तो वो उसके सन का एज था, ठीक है। अब अपन जैकब का भी एज निकाल देते हैं तो y का वैल्यू निकल गया। अब y इक्वल टू जो 10 है वो अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 × 10 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 30 + 10 यानी कि 40 ईयर्स। तो x इक्वल टू 40 आ गया, यानी कि जो जैकब का एज है ना, हम लोग लास्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, इसलिए शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। आप लोग देखो डिटेल में स्टेटमेंट बनाकर लिखना। जैकब का जो एज है वो 40 ईयर्स है, ठीक है, प्रेजेंट वाला, और जो उसके सन का जो प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर्स, क्योंकि हमने एक्स और वाई जो था वो प्रेजेंट ईयर्स ही लिए थे। तो इस तरीके से आपका आंसर जो डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस छोटा सा काम करना मेरे लिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। फ्रेंड्स के ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर देना, फैमिली ग्रुप में जहाँ पर तुम्हारे कलीग वगैरह होंगे उसमें सेंड कर देना, तुम्हारे कज़न वगैरह के साथ, ठीक है। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आगे की जो एक्सरसाइजेस है उनको भी मैं इसी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। बाकी इसके नोट्स जरूर पढ़ना, इसके नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। मैं PDF बना करके इसके नोट्स दे दूंगा फ्री में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो कमेंट करके बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।